वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। मैं आज आपको डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का 6 सेमेस्टर का जो आपका पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 का पार्ट 3 करा रही हूँ। लास्ट पार्ट होगा ये। स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कि लोकतंत्र जो है अगर वो सफल होगा तो उसके लिए शर्तें क्या हैं, आवश्यक शर्तें। पहली शर्त क्या है? जनता में शिक्षा तथा जागरूकता। जनता में शिक्षा हो, शिक्षित जनता हो और उनमें जागरूकता भी हो। लोगों को ये तो पता हो कि क्या करना है, क्या करना है। ठीक है। लाकर एक लोकतंत्र की मजबूत बनाया जा सकता है। जनता में शिक्षा तथा जागरूकता लाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। बड़े लेवल पर जनता को जागरूक करने के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, स्तर का है, जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अगर जागरूकता बढ़ेगी तो लोकतंत्र जो है वो और ज़्यादा अधिक सफल होगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। भारत में जो है शिक्षा का विकास भी हुआ है। इसको करने के लिए क्या क्या तरीके बनाए हुए हैं? सर्व शिक्षा अभियान है, फ्री में शिक्षा है, गर्ल्स के लिए लाडली की स्कीम निकाल रखी कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए, जिससे क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये एक आवश्यक शर्त है। ये पहली शर्त है। दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या है? आर्थिक तथा राजनीतिक समानता। कि समानता भी तो हो, जनता के बीच आर्थिक रूप से भी थोड़ी समानता और राजनीतिक रूप से भी द्वारा भी एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इसके लिए सभी तरह के नागरिकों की राजनीति में शामिल करने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों में और निर्णयों में परिदृश्यता लाई जाती है। लोगों को शामिल कैसे करेंगे राजनीति में? कि लोग वोट दें। लोग क्या है, वोट नहीं डालते हैं। सभी को अधिकार है वोट डालने का, लेकिन आधे लोग तो वोट डालने नहीं जाते क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वोट कहाँ डल रहे हैं, कहाँ जाना है, उन्हें नहीं पता। वो लोग वोट नहीं डालने जाते। तो ये राजनीतिक रूप से समानता कैसे की जाएगी? कि सभी लोगों को शिक्षित किया जाए, इस लेवल तक उनको बताया जाए कि आप वोट डालने जाइए। थर्ड देखेंगे, नागरिकता का उच्च नैतिक स्तर के लोग जो है जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसमें सरकार की बुराइयां कर रहे हैं, सरकार को बताया जा रहा है सरकार कैसी होनी चाहिए। एक लेवल ये भी है कि जनता कैसी होनी चाहिए, जनता के अंदर भी एक नैतिकता तो हो। नैतिकता के करके भी लोकतंत्र को अर्जित की जा सकती है, सफलता अर्जित की जा सकती है। लोगों की नैतिकता का स्तर बढ़ावा देकर उन्हें हर तरीके से सुविधा देकर ही हासिल किया जा सकता है। नैतिकता मतलब क्या? अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ हो। जैसे मान लो आपराधिक स्तर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? लोगों की नैतिकता खत्म होती जा रही है। लोगों के अंदर क्या है? सहनशीलता नहीं है। और नैतिकता कब बढ़ेगी? जब उन्हें सुविधाएं मिले। अगर लोगों की सुविधा होंगी, वो ठीक है, तो वो ऐसे गलत काम नहीं करेंगे ना, आपराधिक मामले कम होंगे। लोगों का नैतिक स्तर बढ़ाया जाए। नैतिक स्तर अगर बढ़ता है, नागरिकों का उच्च नैतिक स्तर होगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। चौथा देखेंगे, नागरिक स्वतंत्रता। इस तरह से लोकतंत्र में नागरिकों के आदर्श स्वतंत्रता है। इस तरह नागरिकों द्वारा उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता कि नागरिकों के जो भी अधिकार है, जनता के हमारे पूरे 5 अधिकार है, उसमें स्वतंत्रता आएगी। 5 उनको अधिकार दे दो, उनके अधिकार अगर उन्हें मिल जाते तो लोकतंत्र को क्या है, सफल बनाने में एक अच्छी शर्त है। सामाजिक एकता तथा एकजुटता, ये वाला कि समाज अगर एक होकर काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तभी तो एक लोकतंत्र देश आगे बढ़ेगा, विकास कर पाएगा। एकजुटता, अगर आपस में ही लड़ रहे हैं, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से लड़ रहे हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाए रखने के लिए देश में, समाज में एकजुटता होनी चाहिए। एक परिवार की तरह मिलकर रहेंगे तभी लोकतंत्र सफल होगा। आपस में यदि लड़ेंगे, गृह युद्ध ही हो गया, तो फिर कैसे होगा? बाहर वालों से तो बाद में लड़ेंगे, घर में ही अगर लड़ाई चल रही है तो कैसे लोकतंत्र सफल होगा? एकजुटता के लिए लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर एकजुट हो जाए तो लोकतंत्र की सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, एकजुट होकर। इसमें सामाजिक रूप से एकता को बल दिया जाता है। एकता यानी हार्मनी को बल दिया जाता है, जिससे सभी एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता कि सारे लोग जो स्वतंत्र हो, उनके पास उनके सारे अधिकार हो। 5वां क्या है? सामाजिक एकता व एकजुटता। छठा देखेंगे, स्वस्थ तथा जागरूक राजनीतिक दल। अच्छे, स्वस्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छे राजनीतिक दल हो और जागरूक हो। ये नहीं हो कि इतनी करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपना ही हित देख रही हैं। हमने उन्हें किस लिए भेजा? हमारे विकास के लिए, वो हमारा ही हनन कर रही है। का होना, राजनीतिक दल का होना एक लोकतंत्र के लिए, सफलता के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। सबसे ज़्यादा आवश्यक तो यही है कि राजनीतिक दल अच्छे हो।
हमारे लिए कार्य करें, भ्रष्टाचार ना करें, अपने घर ना भरे कि मतलब अपने ही लिए सारा अपना हित देख रहे हैं, अपने आप को वो करे जा रहे हैं, जनता का पैसा अपने घर में लगा रहे हैं। इस तरह जागरूक राजनीतिक दल सकारात्मक रूप से अपनी जनता के प्रति जागरूक होते हैं। इससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा कि जो राजनीतिक दल है उनके अंदर जनता के प्रति प्रेम है, जन सेवा की भावना है, अपनी खुद की सेवा की भावना नहीं है, जनता की सेवा की भावना हो। ये लोकतंत्र के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व है। ठीक है। सातवां क्या है, स्वतंत्र प्रेस तथा प्रचार के साधनों का प्रयोग। ये वाला स्वतंत्र प्रेस हो, अगर देखो प्रेस को अगर देखा जाए, मीडिया जो है हमारी, इसको चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? 3 स्तंभ तो है हमारे लोकतंत्र के, चौथा स्तंभ इसे क्यों कहा जाता है? एक तो कोई कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, 3 ही हो गए, ये तीनों स्तंभ है। लेकिन चौथा स्तंभ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मीडिया है यही तो हमें सारी चीज़ें बताती है, देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मीडिया से। प्रेस जो है उसकी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बंदी हो जाए ना, प्रेस को इस तरीके से अगर बंद कर दिया जाए, तो फिर तो राजनीतिक दल कुछ भी करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा। हम तुम्हारे घर बैठे हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं, पैसों को कहाँ क्या उपयोग किया जा रहा है। जो ये नेता लोग होते हैं ना, ये प्रेस से बड़ा डरते हैं, भाग जाते हैं प्रेस को देख के, क्योंकि इन्हें पता है कि ये पूरे दुनिया को दिखा देंगे हम क्या कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया से ही हमें पता चलता है क्या काम कहाँ क्या कैसे किया जा रहा है। स्वतंत्र साधनों के भी लोकतंत्र को सफलता के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। स्वतंत्र प्रेस तथा प्रचार के साधनों का प्रयोग करके भी लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रेस और प्रचार के साधनों को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करके भी लोगों को देश के विकास की नीतियों के बारे में बताया जा सकता है। देश के विकास की नीतियाँ जो चल रही है, मतलब हमारे ही विकास की, देश के लोगों के विकास की जो नीतियाँ, उनके बारे में बताया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेस के द्वारा, जिससे कि नागरिक भी लोकतंत्र की सफलता में अपना योगदान करता है। जनता को देखो जब पता होगा क्या चीज़ कैसे है, कहाँ क्या हो रहा है, तभी तो हम उसमें भागीदारी लेंगे। अगर मीडिया ही ना हो, न्यूज़ चैनल ना हो, तो हमें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर मीडिया देखे तो ये भी सबसे अच्छी चीज़ है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है मेरे हिसाब से। अब देखेंगे बुद्धिमान तथा तार्किक नेतृत्व। बुद्धिमान एवं तार्किक नेतृत्व का मतलब क्या है कि राइट डिसीजन, कि जो बंदा पावर में गया है, जिसे हमने भेजा, वो डिसीजन तो अच्छे लें। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज, वो अच्छे डिसीजन लेते हैं। उनकी बुद्धिमान है, समझदार व्यक्ति है। अब उनकी जगह मान लो कोई और होता तो वो इतने अच्छे डिसीजन थोड़ी ना ले पाता, ना हमारे देश विकास कर पाता। उनके द्वारा भी लोकतंत्र को सफलता पाई जा सकती है। लोकतंत्र भी सफल होगा जब एक अच्छा लीडर खड़ा हो, एक बढ़िया लीडर हो, जो देश को, उसको आता हो देश कैसे चलाना और आगे विकास कैसे करना है। ये नहीं कि वो डिक्रीज ही कर दे देश को। क्योंकि बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व द्वारा देश के हितों को सही फैसले लिए जा सकते हैं। अगर चालाक बंदा बैठा हो, मेन लीडर जो हमारा अच्छा हो, समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हो, चालाक हो, अच्छा हो, तो सतर्क नेतृत्व द्वारा देश के हितों को सही फैसले ले सकता है। बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कूटनीतिक स्तर पे जाके उन्हें राइट डिसीजन लेना हो कि इस हालात में, इस वाली सिचुएशन में क्या करना है कि हमारा नुकसान ना हो, युद्ध भी ना हो, हम अपनी बात भी मनवा लें और हमारा नुकसान ना हो, अपना फ़ायदा देखें, अपने देश का फ़ायदा देखें। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति हो, सतर्क नेतृत्व हो। सतर्क नेतृत्व से क्या होगा? लोकतंत्र को स्वतंत्र सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र। के लोकतंत्र में कितने दल है, कितनी दलीय व्यवस्था है, व्यवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है। पहली स्लाइड देखते, दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। दलीय व्यवस्था जो है, एक दल, दो दल। दल क्या होता है? ये वाला पार्टी, एक दल, एक ग्रुप, उसको दल कहा जा रहा है कि ये एक दल है, ये बीजेपी का दल है, ये कांग्रेस का दल है, ये समाजवादी पार्टी का दल है, ये शिवसेना वाली दल है, ये अलग अलग पार्टियाँ, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। देखो इस साइड में कितनी सारी पार्टीज हैं, ये अलग अलग देश हैं, हमारे देश के इतने सारे दल हैं, ये इंडिया के दल हैं सारे। अब देखते हैं, पार्टी सिस्टम 3 प्रकार की व्यापक श्रेणियों में विभाजित है। 3 प्रकार है, एक पार्टी दल, 2 पार्टी दल और मल्टी पार्टी दल। हमारा देश कौन सा है? मल्टी पार्टी वाला, बहुदलीय व्यवस्था है हमारे देश में। 1-2 पार्टी वाले दल की भी मैं बताती हूँ। देखो, 2 प्रणाली का मुख्य 3 रूप है। दल प्रणाली के मुख्य 3 रूप से प्रचलित है। दलीय प्रणाली, 2 दलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली। मल्टी प्रणाली को क्या बोल रहे हैं? मल्टी प्रणाली को क्या बोल रहे हैं? बहुदलीय प्रणाली। सबसे पहले पढ़ेंगे एक दलीय प्रणाली, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होगी,
एक ही पार्टी का राज होगा, पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी, और कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। दूसरा कैसा है, दो दलीय पार्टी के सिर्फ दो दल है, एक दल दूसरा दल, कोई और पार्टी है ही नहीं। तीसरा क्या होगा, बहुदलीय पार्टी, ये वाली हमारा देश है, जैसे इंडिया है, हमारे देश में क्या है, बहुदल है, बहुत सारी दल है, कोई भी पार्टी खड़ी हो सकती है, कोई भी बंदा चुनाव में खड़ा हो सकता है, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। इससे क्या होता है, लोकतंत्र क्या स्ट्रांग होता है। अलग अलग दल खड़े हुए हैं, कोई एक ही बंदा अगर मान लो खड़ा है, तब वो तो कुछ भी कर सकता है, सारी पावर उसके हाथ पे आके, एक ही पार्टी है, तो हमें तो वो ही नहीं मिला मौका चुनने का मौका तो तब मिलेगा जब लोग खड़े हों तुम्हारे आगे, अगर ऑप्शन रखे होंगे तभी तो हम उसको चुनेंगे। अगर मान लो ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या करें, एक ही पार्टी खड़ी, उसी को वोट देना पड़ेगा, क्या ही फ़ायदा फिर वोट देने का, फिर वो लोकतंत्र थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो तानाशाह कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो चीन का एग्जाम्पल ले लो। चीन में क्या है, पिछले 70 साल से एक ही पार्टी चल रही है, जो उनकी वो है नेशनल कांग्रेस पार्टी वाली, उनकी पार्टी का नाम, पिछले 70 साल से वही पार्टी जीत रही है। लोकतंत्र वहाँ पे है, नाम मात्र का लोकतंत्र, वहाँ पे ये बोला जाता है कि लोकतंत्र, चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी जीतती है, कोई और पार्टी जीत ही नहीं पाती है, और लोग खड़े होते हैं, उनके विपक्ष में जो लोग खड़े होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। कहाँ जाती है विपक्षी पार्टी, यही नहीं पता चलता कि विपक्ष खड़ा तो हुआ पर जिंदा ही नहीं बचा, तो क्या लड़ेंगे चुनाव वो। एग्जाम्पल ये ले लो। और दूसरा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो उसका नॉर्थ कोरिया वालों का ले लो, कि वहाँ पे तो बिल्कुल ही पूरा तानाशाह है, एक ही पार्टी है, जो वो किंग जोंग उम है, उनका नाम है ना वो नेता, एक ही पार्टी है, वही पार्टी है, कोई और बन ही नहीं सकता, कभी ना कोई था, ना आने वाले समय में कोई होगा। और जो ये इनके चाइना वाले की शी जिनपिंग है, इनका नाम, इन्होंने भी अपना वो संविधान में संशोधन कर दिया कि अब अगले आने वाले पता नहीं कितने सालों तक ये ही वहाँ के वो बने हुए हैं मिनिस्टर, जो है यही रहेंगे। एक बार स्लाइड पढ़ लेते हैं, एक दलीय प्रणाली पर स्लाइड पढ़ते हैं। जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति एक ही दल के हो, सारी पावर्स एक ही दल के पास हो, राजनीतिक दल हो, वह दल एक दलीय प्रणाली दल कहलाता है। कि ओनली एक पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है, सारे एक ही पार्टी के लोग हैं, कोई विपक्षी दल ही नहीं है, सारी पावर इनके हाथ में है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह समझा जाता है कि वर्तमान समय में एक दल प्रणाली केवल समाजवादी राज्यों में ही है, समाजवादी राज्य जो है उनमें ही है, लेकिन वास्तव में समाजवादी राज्य अंतरिक्ष अन्य राज्यों से भी प्रचलन है। समाजवादी दल वाले जो हैं, जो सिर्फ एक ही पार्टी फॉलो कर रहे हैं, ये वहाँ पे है, हमारे देश में तो नहीं है, बाहर के देशों में, कई देशों में ये है, पोलैंड में भी देखा जा सकता है, मॉस्को में भी है ये वाली चीज़। फिर क्या, एक दलीय प्रणाली को कभी तो संविधान से ही मान्य प्राप्त होती है, जैसे कि समाजवादी राज्य दल, संविधान में सामान्य दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन का निषेध कर दिया गया है। अनेक बार ऐसा होता है कि संविधान के द्वारा तो अन्य राजनीतिक दलों का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन शासक दल संवैधानिक उपयोगों से राजनीतिक दलों का दमन कर शासन शक्ति एक अधिकार कर लेता है। क्या करता है, संवैधानिक उपयोगों से अपने आप को संविधान में संशोधन करके अपने आप को पावरफुल कर दिया, अपनी जो सत्ता उसको आगे बढ़ा दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, जैसे शी जिनपिंग ने करा, चाइना के उन्होंने राष्ट्रपति ने उन्होंने किया, अपने आप को वो करके सारी शक्ति जो एक अधिकार कर ली, सारी पावर अपने पास ले ली। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई और पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, सिंगल पार्टी सिस्टम हो गया ये। ठीक है, एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारी और जनहित विरोधी समझा जाता है। जो ये एक सिस्टम पार्टी वाले हैं ना, ये देखो जनता के तो विरोधी हैं, क्योंकि हमें तो चुनने का मौका ही नहीं मिल रहा, हम वोट किसको दें, एक ही पार्टी खड़ी है, हम उसी को वोट देना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं ना कि हमें ऑप्शन मिले, जो सबसे अच्छा होगा हम उसे चुनेंगे। तो जो एक सिंगल पार्टी सिस्टम है ना, ये जनता के विरोधी है, जनहित के विरोधी है, इसको माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। इसमें क्या है, दो दलीय प्रणाली, जिसमें से दो दल हैं, कोई तीसरा दल नहीं आएगा, दो दल प्रणाली कहलाएगी। स्लाइड देखते हैं। जब दो दलीय प्रणाली, जब एक देश की राजनीति में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हो, कोई एक देश है उसमें दो ही प्रमुख राजनीतिक दल है, तो उसमें क्या होगा, तभी दलीय प्रणाली कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दो दलीय प्रणाली कहते हैं। दलीयवाद प्रणाली वाले राज्यों में दो से अधिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अलाउड ही दो हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, दो ही बड़े दल हैं, तीसरा दल जो आ रहा है, चौथा दल जो आ रहा है, वो इतना बड़ा बन ही नहीं पा रहा कि वो इनके आगे कंप्लीट कर सके। ठीक है, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि राजनीतिक उस पर कोई विशेषाधिकार प्रभाव नहीं कर पाते, वो इतने छोटे होते हैं कि वो इन पर प्रभाव नहीं रख पाते।
और उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं हो पाती। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड को ले लो, वहाँ पे क्या है, अनुदार दल और श्रमिक दल दो प्रमुख दल हैं। इसके अतिरिक्त उदार दल और स्कॉटलैंड वेल्स के राष्ट्र दलीय दल भी हैं। बहुत सारे दल हैं वहाँ पे, दो मुख्य हो गए और बाकी के ये हैं, लेकिन उनका राजनीति पर कोई विशेष रूप से प्रभाव नहीं है। बाकी के जो लोग इतने छोटे हैं उनका इनके आगे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इस प्रकार अमेरिका का में दलीय प्रणाली, अलग अलग दलीय प्रणाली, वहाँ पर भी दो प्रमुख दल है। क्या होगा, डेमोक्रेटिक दल है एक का नाम, दूसरा क्या है, रिपब्लिकन। दो दल इतने बड़े हैं, बाकी के जो छोटे वाले दल हैं वो उनके आगे आ ही नहीं पा रहे हैं। संसदात्मक व्यवस्था में द्वैत्व प्रणाली के अंतर्गत सामान्य एक ही राजनीतिक दल के मंत्री मंडल माना जाता है और दूसरे वाले को विपक्षी दल के रूप में माना जाता है। जैसे मान लो हमारे देश में भी देख लो, एक तरफ कौन है, कांग्रेस वाले, दूसरी तरफ कौन है, बीजेपी। दो ये मुख्य बड़ी बड़ी पार्टी हैं। तीसरी बड़ी पार्टी आपकी देख सकते हैं हम, क्योंकि उनकी हमारे दिल्ली में तो सरकार है ना, बड़ी पार्टी वो भी है, लेकिन अब उनका डिक्रीज़ हो रहा है कि उन पर आरोप लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो तो जेल में ही है, उनकी पार्टी ख़राब होती जा रही है। दो मुख्य पार्टी अगर देखी जाए तो ये दोनों चल रही है। वैसे कांग्रेस का तो नहीं चल रहा अच्छा, लेकिन बीजेपी एक ही पार्टी है जो इतनी बड़ी है, बाकी और कोई इतनी बड़ी पार्टी है नहीं कि वो जीत सके, इनके आगे कंप्लीट कर सके। अब पढ़ेंगे थर्ड, बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें बहुत सारे दल होते हैं। यदि किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुत सारे दल है, जनता के पास खूब सारे अच्छे ऑप्शन है कि तुम किसे चुनना चाह रहे हो। महाद्वीप यूरोप में देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, महाद्वीप यूरोप में के अधिकांश देशों में, विशेष फ्रांस और बहुदलीय प्रणाली, वहाँ पे बहुत सारे दल हैं। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था की गई है, हमारे देश में भी सेम ही है बहुदलीय व्यवस्था, बहुत सारे दल है। फोटो देखिए एक बार, ये देखिए कितने सारे दल हैं, ये सारे दल हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं हम। बस ये कि बस ये पॉपुलर नहीं है, आधों को तो हम जानते ही नहीं है। ये समाजवादी दल है, ममता बैनर, वो कौन है, ममता जो भी उनका नाम है, वो वाली पार्टी, मायावती जो है। भारत कैसा देश है, बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। अमेरिका में भी बहुत सारे दल हैं, मुख्य दो रूप से दल बने हुए। हमारे देश में भी मुख्य दो रूप से दो दल है, वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें, विपक्षी दल। अब विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका है। विपक्षी दल जो है वो इम्पोर्टेंट है कि विपक्ष क्या है। विपक्ष का अर्थ है विरोधी दल, विरोध में जो दल खड़ा हो। एक पार्टी पावर में, दूसरी पार्टी जो है वो विरोधी दल है। विरोधी दल जो है, यह ध्यान रहे, पक्ष का विलोम विपक्ष होता है। पक्ष का विपक्ष, एक तरफ हो गए पक्ष वाले, दूसरे तरफ विपक्ष वाले। ठीक है, क्योंकि विपक्ष भी एक पक्ष होता है, विपक्ष जो है वो भी एक पक्ष होता है। किसी भी निर्णय में दो संभावक होते हैं, कि कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसके दो पक्ष है, संभावनाएं दो हो सकती है उसकी। या तो वो ये कि हम साथ दे रहे हैं इस पक्ष का, या फिर नहीं दे रहे, वो विपक्ष में आ रहे हैं। विपक्षी दल का काम क्या होता है, जो भी बंदा पावर में उसके कमियां करना, उसकी बुराइयां करना, उसमें जितने भी ड्रॉबैक्स है, जितनी उसमें कमियां रह रही है उसको ढूंढ के लाना। ये काम किसका, विपक्षी दल वालों का। अब ये कि लोकतंत्र में विपक्षी दल क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, कि देखो अगर विपक्षी दल ही ना हो, एक पार्टी है वो पावर में, मान लो बीजेपी है वो पावर में, विपक्षी दल में कौन बैठी हुई है, कांग्रेस बैठी हुई है, तो अगर कांग्रेस वाले ना हो ना तो बीजेपी फिर तानाशाही जैसे रूप ले लेगी, क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में आ गई। अब वो जो मर्जी करे, सारी पावर उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, वो जैसे मर्जी डिसीजन ले ले। कांग्रेस का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ये नीतियाँ लाएंगे ना, इसमें ये क्या करेंगे, इसकी कमियाँ बताएंगे। हर एक चीज़ को वो ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कमी निकल जाए, जहाँ उनको कमी मिलेगी वो उस पर चोट पहुँचाएंगे। ठीक है, इसलिए विपक्षी दल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्षी दल अगर आए तो विपक्षी दल क्या है, विरोधी दल। इसके बारे में आप अच्छे से एक पूरा नोट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की रचना। ये अब बड़ा टॉपिक है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। ये है सुप्रीम कोर्ट हमारा, इसकी पूरी संरचना देखेंगे, इसके कार्य क्या है, काम क्या है, महत्व क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें हम। अब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की रचना क्या है, कि रचना मतलब बना कैसे, सर्वोच्च न्यायालय है क्या। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान 1950 में लागू हो गया। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। इसकी पहली बैठक 28 1950 जनवरी को हुई।
इसकी पहली बैठक कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा घोषित कानून, जो भी ये कानून बना रहा है, घोषित कर रहा है, वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर से नीचे क्या है? हाई कोर्ट, जो हर राज्य का होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक है, पूरे देश में एक है, हमारे देश का। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? हर राज्य में है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक है। और हाई कोर्ट कितने हैं? हर राज्य में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में है। 3 स्तर है, न्यायालय के 3 स्तर है। इसकी अब आगे मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की पूरी संरचना की ये एक वो है डायग्राम, आपको दिखाती हूँ कि गठन कब हुआ, न्यायाधीश कितने हैं, नियुक्ति कौन करेगा, आहर्त कौन करेगा, आहर्ताएँ क्या? एलिजिबिलिटी, कि उसके सुप्रीम कोर्ट में जाने की एलिजिबिलिटी क्या है, कि तुम अगर उसके न्यायाधीश बन रहे तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। ठीक है। गठन कब हुआ है? 28 जनवरी 1950 में। गठन मतलब स्टार्ट हो गया, बना दिया गया। न्यायाधीश कितने हैं? 31 संख्या है, जिसमें से 30 कौन है? न्यायाधीश एक होगा सुप्रीम, एक होगा जिसे चीफ जस्टिस कहा जाता है, मुख्य न्यायाधीश। एक बंदा कौन है? मुख्य न्यायाधीश। बाकी के 30 कौन है? अन्य न्यायाधीश। 31 टोटल है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह से नियुक्ति कैसे करा जाएगा? अन्य न्यायालयों की न्यायाधीश है, जो बड़े वाले जो न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा इनकी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। ये रहा कि भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का कार्य तथा 10 का वकालत का हो। उसने 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रखा उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने काम किया हुआ हो। ठीक है। अर्थात 10 का वकालत तजुर्बा, कि वकील हो, उसने वकालत 10 साल तक कर रखी हो, प्लस 5 साल तक न्यायाधीश के पद पे रहा हो, तब वो आ सकता है इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। सामान्यतः न्यायवादी हो। ठीक है। अगली स्लाइड देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर क्या है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है, ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या है? उच्च न्यायालय। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है। और इसके भी अलग नीचे पद जाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी, हमारे ही सिलेबस का टॉपिक है, अगले स्लाइड्स में आएगा वो। वर्ष 1947 में भारत का संविधान जो था वो लागू हो गया, हमें वो मिल गई आज़ादी, और 50 में हमारा संविधान लागू हो गया। तब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया। ठीक है। 1950 में यहाँ पे क्या हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया और ये स्टार्ट हो गया। ये इसकी संरचना बता दी गई है। अब इसका देखेंगे कि शक्तियाँ क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। बहुत सारी पावर्स हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। संघीय सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, कि मान लो राज्य सरकार है और केंद्र की सरकार है, इनके बीच का जो टकराव हो रहा है ना, इसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ जाएगा ये विवाद, क्योंकि बड़े लेवल का विवाद है तो ये बड़े कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको सुलझाएगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक है ऐसे विवाद जिसमें एक और संघीय शासन हो और दूसरी ओर राज्य हो और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हो। मान लो बहुत सारे राज्यों की लड़ाई हो रही है और केंद्र सरकार की लड़ाई है, तब एक राज्य की लड़ाई हो रही है और केंद्र सरकार की लड़ाई हो रही है। या फिर क्या होगा? राज्यों के बीच की लड़ाई हो रही है, एक राज्य और दूसरे राज्य की आपस में लड़ाई हो रही है। जैसे मान लो पंजाब वालों की हिमाचल वालों से लड़ाई है ना, जल के ऊपर विवाद हो रहा है, सीमाओं के ऊपर विवाद हो रहा है आपस में। देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े लेवल के टॉपिक पे विवाद चल रहा है, उस पर ये क्या करेगा? इसके बाद शक्ति है कि ये सुनवाई करेगा। ठीक है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी वो वाद विवाद है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो रक्षा के लिए वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने रिट जारी करवा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुनिश्चित कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। संविधान की व्याख्या का अधिकार इसके पास है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसकी व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करेगा। सरकार द्वारा अगर कोई गलत निर्णय ले लिया गया, कुछ गलत कर दिया सरकार ने, तब भी क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी पावर है कि वो इस चीज़ को बोल सकता है, फटकार लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी लेवल की पावर है कि सरकार तक को वो बता सकता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि
संविधान की व्याख्या का अर्थ जो है, संविधान की व्याख्या का जो एक पावर है वो इनके पास है, संविधान की व्याख्या ये करेंगे। ये सारे टॉपिक तो आ ही रहे हैं कि राज्यों के बीच की लड़ाई, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई, जल विवाद हो गया, पानी विवाद हो गया, कोई भी देश के अंदर चलने वाले बड़े लेवल के विवाद, ये सारे ये सॉल्व करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कोई गलत डिसीजन लिया, बंदा जो है जिसने जो केस हारा वो संतुष्ट नहीं है, वो क्या करेगा, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट ने भी मान लो उसको गलत डिसीजन दिया तो वो ऊपर अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। इसका वो मान नहीं रहा, फैसले को मानेगा नहीं, ऊपर जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहा, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और ये लास्ट लेवल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो इन तीनों को मानना पड़ेगा, चाहे तो वो इस फैसले को पलट दे या उस फैसले को जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। अपील जो करते हैं ना, अपील यहाँ से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है, और परमादेश जो जाते हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं कि इन्होंने जो बोल दिया उसकी बात इसे और इसे माननी पड़ेगी, ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुए हुए फैसले को हाई कोर्ट मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो फैसला आ गया वो आ गया, लास्ट स्टेज ही है, इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। सरकारों को भी इसकी बात माननी पड़ती है, इनके पास इतनी पावर है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, जो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, और इसकी व्याख्या अंतिम होगी, लास्ट होगी, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जो ये बोलेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। संविधान का अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को बाध्यकारी बल प्रदान करता है कि संविधान ने जो संविधान की जो 41 ये है अनुच्छेद धारा जो है, इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसने जो बोल दिया वो लास्ट है, बाध्यकारी है, उसको मानना पड़ेगा, उसको अवहेलना नहीं की जा सकती। कानून के एक ही प्रश्न पर विचार करना समय न्यायालय के निर्णय को पूर्वगामी मतलब दोबारा करने का महत्व होगा कि जो भी कानून बनाया गया तुमने उस पर प्रश्न कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि तुमने ये क्या कर दिया, कैसा बनाया है, इसको दोबारा करो, विचार करो, इस पर निर्णय का पूर्वगामी मतलब तुम इस पर दोबारा विचार करो, इसकी पावर इसके पास है, जिसको क्या कहा जाता है, न्याय पुनरीक्षीकरण। नेक्स्ट टॉपिक वही है, उसको देखते हैं, ये रहा न्याय समीक्षा, न्याय पुनर्वलोकन, न्याय पुनरीक्षीकरण। एक ही बात के 3 वर्ड है, समीक्षा, पुनर्वलोकन, पुनरीक्षीकरण। इसके पास क्या है, न्याय समीक्षा, इसका अधिकार, ये न्यायालय है। आगे समझाती हूँ, देखिए न्याय पुनरीक्षीकरण क्या है, ये मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको देख लीजिए, पेपर में आने के इसके पूरे चांस है। न्याय पुनरीक्षीकरण आता ही है, इसको देखिए। न्याय पुनर्वलोकन से तात्पर्य है न्याय की उस शक्ति से, न्यायालय की उस शक्ति से है कि जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानून, जो संसद ने कानून बना दिए, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश, कार्यपालिका वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, कार्यपालिका जो हमारी पार्टी पावर में, उसका दिए गए आदेश तथा प्रशासकों द्वारा, जो ब्यूरोक्रेट आए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर सकता है कि जो भी तुम कर रहे हो ना, तुमने चाहे आदेश दे दिया, बिल पास हो गया, कानून बन गया, लेकिन अगर गलत है ना तो उसकी दोबारा ये जांच करने का आदेश दे सकता है कि तुमने ये गलत कानून कैसे बना दिया, तुमने ये कैसे कर दिया। अगर बन भी गया तो उसके बाद न्यायालय के पास इतनी पावर है कि उसको दोबारा भेज देगा कि इसकी जाँच करो, गलत है ये, इसको वापस रोक सकता है, न्यायालय के पास इतनी ताकत है। न्याय पुनर्वलोकन, न्याय पुनर्वलोकन अथवा न्याय पुनरीक्षीकरण अथवा न्याय पुनरीक्षा, न्याय, ये तीनों वर्ड जो है, देखिए एक बार, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों का एक ही मतलब है, पेपर में कंफ्यूज मत होना, तीनों में से कोई भी लिखा सकता है। उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की प्रावधान है। पुनरीक्षा मतलब उसे दोबारा करो, जांच करो, दोबारा किसी दिए हुए आदेश या दंड के आदि पर फिर से विचार कर सकता है कि तुमने कोई फैसला ले लिया, दंड है, आदेश है, या कोई भी टॉपिक है, उस पर फिर से विचार की वो बात कह सकता है, और उन्हें विचार करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे न्याय समीक्षा का महत्व। अब ये क्या कि न्याय समीक्षा जो है इसका महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। यह संविधान को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये क्या है, संविधान को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए, कि देखो पावर किसके हाथ में जा रही है, संसद के पास पावर आ रही है, कार्यपालिका विधानपालिका के पास पावर आ रही है, लेकिन पावर इनके पास ना रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ा पावरफुल क्या है, संविधान। संविधान को सर्वोच्चतम बनाए रखने के लिए आवश्यक है न्याय पुनरीक्षीकरण, न्याय समीक्षा जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह वाले जो है, विधानसभा जो है
हमारी विधान पालिका जो है, संसद के पास सारी पावर आ जाएगी तो फिर तो ये दुरुपयोग कर ही लेंगे किसी ना किसी रूप से। इसलिए न्याय जो ये पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट है, ये न्यायालय के पास इतनी ताकत है कि ये इनको रोक सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अगर न्यायालय कुछ गलत करेगा तो सरकार बोल सकती है, ठीक है, उनके पास इतनी पावर है क्योंकि वो ही इनको नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति वगैरह वाले, ठीक है। और अगर ये कुछ गलत करें तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार किनके पास है, न्यायालय वालों के पास। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच के लिए आवश्यक है। अगर मान लो विधान पालिका वाले और कार्यपालिका वाले मिल के सत्ता का, पावर का, पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसकी जांच के लिए ये आवश्यक है न्यायिक समीक्षा। यह लोगों के अधिकार की रक्षा करता है, जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। ये संघीय संतुलन बनाए रखता है। संतुलन कैसे, बैलेंस ऑफ पावर। मान लो जो पार्टी पावर में, मान लो बीजेपी पावर में है, उनके पास पूरी पावर है, सारे सांसद उनके हैं, कोई गलत कानून उन्होंने पास करवा लिया तो राष्ट्रपति भी उनके अंडर ही आ रहा है, उनके सरकार से मिला हुआ है ना, उनके द्वारा ही तो नाम मात्र का शासक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है हमारा फर्स्ट मैन इंडिया का, लेकिन नाम मात्र का शासक है ना, सारी पावर तो पीएम के पास है। तो सारी पावर जब इनके पास है तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाह तो ये भी बन सकते हैं। देश पे कब्जा इन्होंने कर लिया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, किसका, सत्ता का, पावर का, पैसों का। संतुलन बनाए रखने के लिए न्याय समीक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, न्याय प्रणाली की सीमाएं। अब ये कि अब जब इनको इतनी पावर दे रहे हैं तो गलत तो ये भी कर सकते हैं, क्या पता ये गलत करने लग जाए, तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब इसकी सीमाएं देखेंगे कि इसकी सीमाएं कितनी है। देखिए अब इसकी सीमाएं क्या है, किसी कानून को तभी अवैध घोषित किया जाएगा जब कानून की असंवैधानिक पूर्ण वो हो, स्पष्ट हो कि ये असंवैधानिक है। कोई कानून बना दिया जो गलत है, वो असंवैधानिक है, संविधान के मूल ढांचे को आहत कर रहा है, मौलिक अधिकार को आहत कर रहा है, तो ही उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, जब संविधान के वो अगेंस्ट जा रहा हो। ऐसे नहीं कि कोई भी तुम कानून आ रहा है उसको तुम अवैध घोषित कर रहे हो, कि कोई कानून आया जो कि अच्छा है, जनता के हित के लिए, तुम उसे अवैध नहीं घोषित कर सकते। संविधान के हिसाब से किया जाएगा कि अगर संविधान में लिखा हुआ है कि ये चीज़ इसके खिलाफ है तभी तुम उसको अवैध घोषित कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। इस शक्ति का प्रयोग कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जो ये शक्ति है ना न्याय समीक्षा वाली, ये उचित कानून के रूप से उपयोग किया जाता है, ऐसे नहीं कि अपने मनमर्जी से डिसीजन ले लिए। इस शक्ति का प्रयोग कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। कानून को केवल उन्हीं धाराओं को अवैध बताया जा सकता है जो संविधान के विपरीत हो, बल्कि समस्त कानून की नहीं हो। मान लो कोई धारा है वो कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मान लो संविधान में लिखा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल में चुनाव होंगे, ठीक है। 1975 में क्या किया था इंदिरा गांधी ने, अपनी सत्ता, उनको लग रहा था मेरी सत्ता डूब रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को 1 साल और देने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में क्या संशोधन कर दिया कि जो भी ये इसके चुनाव है ना 5 साल में नहीं 6 साल में होंगे, क्योंकि उन्हें पता था चुनाव हो गए तो मैं हारूंगी, तो अपने आप को आगे 1 साल और एक्स्ट्रा देने के लिए 5 साल के चुनाव को 6 साल का चुनाव कर दिया। संविधान में संशोधन कर दिया जो कि गलत था। संविधान की जो मूल भावना है ना उसको तुमने चेंज कर दिया। 5 साल के चुनाव 5 साल में ही होंगे ना, ऐसे तो तानाशाह बन जाएंगे। 5 साल को जो उन्होंने 6 साल करा था, अगर वो 50 साल कर देती कि मैं संशोधन कर रही हूँ, क्योंकि सारे उन्हीं के वो थे, संसद में जितने भी बंदे बैठे थे सारे उन्हीं की पार्टी के थे, तो वो पास भी हो गए कानून। 5 को अगर वो 50 कर देती कि 50 साल तक अगर मैं ही हूँ, तो फिर तो वो तानाशाह हो जाती, सारे 50 साल तक उनकी सत्ता रहती, लोगों को, जनता का तो पूरा ख़त्म हो जाता। चुनाव होंगे तभी तो जनता चुनेगी। संविधान क्या है कि जनता चुनेगी अपने प्रतिनिधि को। उन्होंने क्या किया, 1 साल ऐड कर दिया, तो ये तो पूरी आघात ही हो गया ना, संविधान पर आघात हो गया कि तुमने अपने आप को 1 साल कैसे बढ़ा दिया। अगला जो इसके बाद इन्होंने बढ़ा तो दिया था, दोबारा जो दूसरी पार्टी आई उन्होंने उसी वक्त हटा दिया था। चुनाव जो है 5 साल में ही होते, 5 साल में ही होंगे, उसको तुम बदल नहीं सकते। क्या हुआ था, न्यायालय ने इसके खिलाफ वो कर दिया था जारी कि तुमने ये गलत किया, किस आधार पे तुम इसको बदल रहे हो। संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता किसी भी कानून द्वारा। तो ये न्याय समीक्षा वाली जो पावर है इसमें यही कहा जाता है। बस ये सीमा यह है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते, कि कोई कानून सही है, कोई अच्छा कानून आ रहा है उसको तुम गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। कोई गलत कानून है उसको गलत बता सकते हो, कानून के दायरे में रहकर, कानून की देख के, संविधान के हिसाब से तुम उसे बता सकते हो कि ये गलत है या नहीं। ये इसकी सीमा है कि तुम मनमाने तरीके से, मनचाहे तरीके से तो गलत नहीं बता सकते, ठीक है।
न्याय समीक्षा सरकार के कामकाज को सीमित करती है। न्याय समीक्षा क्या है? सरकार के कामकाज को, क्या कर रहे हो तुम काम, जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है उसका तुम कर क्या रहे हो, उसको सीमा करती है, उस पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है, जिसके द्वारा क्या होता है? हमारा देश अच्छे तरीके से चल पाता है, काम कर पाता है, संविधान बना रहता है, संविधान को किसी प्रकार की आहत नहीं होती है। कोई भी सरकार आ जाए वो इतनी पावरफुल नहीं है कि संविधान को ही बदल दे। संविधान के मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसकी सुरक्षा कौन करता है? न्यायालय। न्यायालय क्या करता है? देखता रहता है कि कोई गलत कानून ना आए। गलत कानून अगर आया तो वो क्या करेगा? न्याय पुनर्वलोकन की तहत उसको रोक देगा। ये है न्याय पुनर्वलोकन। अब सीमाएं मैंने आपको बता दी, ये रही इसकी सीमाएं कि वो इसको बदल नहीं सकते हैं। गलत कानून आएगा तो ही कर सकते हैं, अपनी मनमानी तरीके से इसकी यूज़ नहीं कर सकते इसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। यूनिट 1 पूरी हो चुकी है आपकी। यूनिट 2 की सारी पार्ट, दोनों पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, दोनों पार्ट उसमें है, सारे ही पार्ट उसमें है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।